तेलंगाना हाईकोर्ट से क्लीन चिट मिलने के बाद रियासती बीजेपी ने मुस्लिम अपीजमेंट का मामला उठाया। रियासती सेक्रेटेरिएट की नई बिल्डिंग के नक्शे पर बीजेपी ने मुस्लिम कल्चर जैसा उसको बताया है। यूपी हज हाउस की मिसाल देते हुए राजा सिंह ने सीएम चंद्रशेखर राव पर तफरीक का इल्जाम लगाया है। हालांकि दीगर जमातों ने इसे बीजेपी की सियासी अंदाज इसको बताया है। महीनों से अदालत के चक्कर काट रहे मामले को उस वक्त मजहबी रंग देने की कोशिश की गई जब अदालत से क्लीन चिट मिलने के बाद इंतजामिया ने पुरानी इमारत को मुंदहिम करने का काम शुरू कर दिया है। हालांकि इससे पहले भी अपोजिशन इसकी मुखालफत कर रहा था, लेकिन उनका मकसद रियासत के पैसे की बर्बादी रहा था। लेकिन बीजेपी एमएलए राजा सिंह ने इसे मजहबी रंग देने का काम किया है। अभी तेलंगाना का सेक्रेटेरिएट डिमोलिश कार्यक्रम स्टार्ट हो गया। वो सेक्रेटेरिएट का अगर हम प्लान देखेंगे तो सेक्रेटेरिएट कम मस्जिद ज्यादा दिख रही, हज हाउस टाइप ज्यादा दिख रहा। उत्तर प्रदेश का हज हाउस है, वो अखिलेश सरकार समय पर बना था। वो प्लान आप देख सकते हैं, वहां के हज हाउस का प्लान और ये प्लान देख सकते हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है। यानी मुख्यमंत्री जी को यहाँ पर आठवां निजाम कहा जाता है। तो मैं मुख्यमंत्री जी से ये पूछना चाहूंगा, जो निजाम जैसे आपका जो सोच है कि मैं मुख्यमंत्री बना हूं तो मैं कुछ ना कुछ मेरे नाम का छोड़ जाऊंगा, तो इसलिए आप जो अच्छा सेक्रेटेरिएट है जो और 50 साल चल सकता था, वो सेक्रेटेरिएट को आप डिमोलिश करके कई सौ यानी 600-700 करोड़ रुपए वहां पर आप लगा दे रहे। यहाँ कोरोना वायरस की वजह से कई लोग मर रहे, उनके विषय में आप कोई विचार नहीं, कोई प्लान नहीं, कोई हॉस्पिटल नहीं। एक तरफ कोरोना वायरस की वजह से पूरा तेलंगाना में हाहाकार है, दूसरी तरफ नया सेक्रेटेरिएट के लिए आज डिमोलिश कार्यक्रम आप स्टार्ट करें। और सेक्रेटेरिएट का प्लान इस प्रकार से आया, वो सेक्रेटेरिएट कम मस्जिद और हज हाउस ज्यादा दिख रहा। मैं मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूं, वो जो पैसा है आपके बाप का नहीं, वो तेलंगाना की जनता का पैसा है। तेलंगाना की जनता की पैसे से वो सेक्रेटेरिएट बन रहा है, ये मुख्यमंत्री जी आप ध्यान रखिए। After the Honorable High Court of Telangana dismissing all the petitions which were filed against government of Telangana over the construction of a new secretariat building at the existing secretariat, today government of Telangana has started the demolition of the old structure after the orders of the High Court. Unfortunately, the Bharatiya Janata Party is trying to politicize this entire issue, forgetting the fact that the government of India is continuing their whopping 20,000 crore project, Central Vista, in which a new parliament building is being constructed. It is the vision of Prime Minister of India which has been shared to the nation over the continuous economic activity and state government's administration to be functioned after the series of lockdowns in a part of unlocking of India which the Prime Minister of India has shared. Today, simultaneously, the government of Telangana is also continuing to face the COVID battle as well as take up the administrative reforms of the government and also the welfare schemes of the government. और केरल में सोने की तस्करी के मामले में एक साबिक अफसर को बचाने की कोशिश के इल्जाम में सीएम दफ्तर के एक आईएएस को हटा दिया गया है। हालांकि अपोजिशन लीडर रमेश चेन्नीथाला ने सीएम के सेक्रेटरी पर मामले में सीधे शामिल होने का इल्जाम लगाया है। कई मामलों में शामिल होने की बात करते हुए उन्होंने हुकूमत को सीबीआई जांच का चैलेंज किया है। रमेश ने कहा कि शिव शंकरन की वजह से रियासत को काफी नुकसान हुआ है, इसीलिए पूरे मामले की सीबीआई जांच से करानी होगी। बता दें कि कस्टम महकमे की जानिब से 4 जुलाई को जब्त किए गए 30 किलो सोने की तस्करी मामले के बाद सरकार द्वारा अपने अफसर का कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिया है। कस्टम ने तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डे पर 15 करोड़ रुपए की कीमत का सोना जब्त हुआ था। अपोजिशन अब इसी को मुद्दा बनाने में लगा है। Mr. Shivashankaran, the Secretary of the Chief Minister, it has been established that the corruption charges leveled by the opposition is true. And I challenge the Chief Minister to refer this case to CBI, and the culprits will be booked before the law. One thing is very clear, misusing the diplomatic channel, crores and crores of rupees worth gold were smuggled to Kerala. This is a very serious matter, and by smuggling out this gold, the Chief Minister's office has been helpful to these culprits.
his secretary is involved in this case. Merely removing from him will not help. He is now finding, he is now trying to find scapegoats on this issue. Everybody and all the media in Kerala is pointing towards the Chief Minister. His secretary is involved in this. कोरोना से जारी जंग के दौरान आंध्र प्रदेश हुकूमत ने 30 लाख गरीबों को घर देने जा रही है। 15 अगस्त यौम आज़ादी के खास मौके पर इंतजामिया इसकी शुरुआत करेगी। हाउसिंग डिपार्टमेंट के इस स्कीम के तहत बिजली, पानी और सड़क का इंतजाम मुफ्त रखा गया है, जिस पर 7,000 करोड़ रुपए खर्च होने का इम्कान है। ऐसे मामले में रियासत के प्रिंसिपल सेक्रेटरी अजय जैन ने 3 साल में 2 किश्तों में यह हदफ पूरा करने का दावा किया है। सीएम जगन मोहन रेड्डी का पसंदीदा स्कीम को लेकर इंतजामिया अलर्ट है। इंतखाबी तशहीर के दौरान अपने पैदल यात्रा के दौरान सीएम ने इस स्कीम का वादा किया था। अजय जैन ने कहा है कि अगर ये स्कीम पूरी हो गई तो आंध्र प्रदेश में कोई गरीब बिना घर के नहीं रहेगा। हालांकि अपोजिशन लीडरान इसे सिर्फ सियासी ड्रामा करार दे रहे हैं। Honorable Chief Minister Shri Y.S. Jagan Mohan Reddy Garu, during his Padyatra, he has announced Navratnalu scheme. In that, one of the scheme is Pedal Andarki Illu. That means housing for all poor people. So basic idea is that a survey would be conducted in the state, and all the houseless poor people in the state by 2024, they should be given houses. So we have conducted a survey. About 30 lakh people have come who do not have pakka houses in the state. So as part of that, in the first year, government is providing house sites for all, because one reason for non-construction of houses is they do not have house sites, particularly in urban areas. So now house sites have been identified. So about 30 lakh house sites are being given this year. Then from 26th of August 2020, we are going to begin the construction of houses. So this is going to be in 2 phases. In the first phase, 15 lakh houses in 1 year, from August 2020 to August 2021. And in the second phase, remaining 21 lakh houses, which would be from 2021 to 2022. Then if any spillover is there, so we want to complete the entire program, in fact 1 year ahead. By 2023, there shall be no poor person in Andhra Pradesh who is without a house. और कर्नाटक में बढ़ते कोरोना मरीजों की तादाद को लेकर लॉकडाउन नाफिज करने की मांग शुरू हो गई है। हालांकि हुकूमत ने फिलहाल इसे खारिज कर दिया है। डिप्टी सीएम अश्वत्थ नारायण का ये कहना है कि हफ्ते में एक दिन इतवार को पूरा लॉकडाउन चल रहा है, जो हालात बेहतर होने तक जारी रहेगा। रियासत के डॉक्टर्स के मुतालबे पर उन्होंने सीएम BS येदियुरप्पा से बात करने की बात कही। इस दौरान डिप्टी सीएम ने कोरोना को लेकर हुकूमत की हुसूलियाबियां भी गिनवाई, जबकि अपोजिशन लगातार हुकूमत को नाकाम बता रही है। यहाँ तक कि कल कांग्रेस के नौजवान कारकुनान ने भारी घपले को लेकर एहतजाज भी किया। Already the government has come forward declaring Sunday as a lockdown day, and time restriction is there in place. So we can further think whenever there is a increase in or surge in the numbers in public spaces, we can definitely think in those terms to restrict the movement of the people in unwanted spaces, so that it should be more focused on work and safe to home, workplace, and they can get back to home safely. That is what we are thinking. Above 100 private hospitals have surrendered 50% of the beds to government. In turn, the government is allocating the patients to the respective hospitals, and there has been no confusion. Only thing is, if people go directly, the COVID patient goes directly, they are not admitting, they are directing it to the government, so that the government has taken the beds and let them allocate. Above the 50%, if positive patient, they can become their private hospital patients and get admitted. If the hospital is willing to provide extra beds, they can admit the patient. बेंगलोर में बायो इन्वेंटिन के लिए कई तंजीमों ने मिलकर काम करने का फैसला किया है। कोविड-19 के खिलाफ जरूरी सामानों को मिलाकर ये लोग इजाद करेंगे। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी और साइंस मिलकर इस पर काम कर रही है। कर्नाटक के डिप्टी सीएम अश्वत्थ नारायण ने इसका इफ्तिताह किया है। इस मौके पर उन्होंने सभी साइंसदानों को मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में हुनरमंदी की कमी नहीं है और हुकूमत इनके साथ खड़ी हुई है। उम्मीद है कि बहुत जल्द मुस्बत नताइज सामने आएंगे। Today we have
unveiled, released 6 products from Karnataka ITBT Science and Technology Department. And all the 6 have been incubated and mentored in the Bangalore Bio Innovation Center. I think it's a real honor, and we are extremely happy to recognize the talent and the capacity and the research what has been done by these 6 entrepreneurs company and the scientists. The products are Biofy. It is in a sterilizer, completely more than 70 microbes. It can be sterilized from the 70 microbes like bacteria, viral, and 100% it is antimicrobial, antibacteria, antiviral, and it is very safe, and you can get any of the instrument from N95 mask, PPE kits, any instrument, anything can be sterilized by keeping in this. It has a capacity of 124 liters, 24 liters, 12 liters, small capacity, big capacity. तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में 750 बेड का कोरोना अस्पताल बनकर तैयार हो गया है। तमाम जदीद आलात और सहूलियात से आरास्ता है। ये मरकजी और रियासती हुकूमत की जानिब से बनाए गए इस अस्पताल में काम शुरू हो गया है, जिसके बाद रियासत में बढ़ रहे कोरोना के असरात को रोकने में मदद मिलेगी। 130 करोड़ की लागत से बने इस अस्पताल में कोविड-19 के खिलाफ लड़ने की वो तमाम सहूलियात हैं जिसके लिए मुल्क में लगातार मांग हो रही है। इस मामले में गवर्नमेंट हॉस्पिटल के इंचार्ज नारायण सामी ने इसे कोरोना मरीजों के लिए हुकूमत का बेहतरीन तोहफा बताया। Actually, this building was initially constructed by for that will be the National Center of Aging, about 130 crores by sanctioned by both the state and the central governments by the permission from that is granted from the former Honorable Minister, Health Chief Minister, followed by will be our due to the pandemic, our Honorable Health Minister given a permission to convert this the National Center of Aging to the Corona Care Center, Corona Hospital, especially for will be take care of that will be this all the patients who come to this in and around the Chennai. Here the specialty of that will be this Corona COVID hospital, the government Corona hospital will be it under single roof. All these equipments and every infrastructure facilities are available. This may not be available. Other hospital setup, even a tertiary hospital, is not available. And also this hospital caters the needs of the will be those who have asymptomatic, symptomatic patient. In a symptomatic, they have a mild, moderate, and a severe patients will take care of that will be there. So such a way that will be whenever the patient who comes near to the entrance, where immediately will assess the will be temperature as well as oxygen saturation. अब आपको दिखाते हैं 94 साल की बुजुर्ग खातून वॉरियर को, जिसने अपने इस उम्र में भी कोरोना के खिलाफ जंग जीतकर घर वापसी की है। ज्यादा उम्र के लोगों का इस बीमारी में बचने का इम्कान काफी कम होता है, लेकिन कोरोना पॉजिटिव होने के बाद कोरोना वायरस का इलाज हैदराबाद के गांधी अस्पताल में चल रहा था, लेकिन पीर को इसे छुट्टी मिलने पर अहले खाना के साथ खुद मुतासिरा ने खुशी का इजहार किया है। मुतासिरा रही पी विजय लक्ष्मी, जो कि हैदराबाद के चिक्कड़पल्ली इलाके की हैं। छुट्टी के बाद उसने अस्पताल के हालात और हेल्थ वर्करों की जमकर तारीफ की। बता दें कि तेलंगाना में पीर को 1831 नए मामले सामने आए, जबकि 11 मरीजों की मौत हो गई। महकमा सेहत के मुताबिक रियासत में कुल पॉजिटिव मामले 25,733 हैं, जिनमें 10,646 एक्टिव मामले बाकी हैं, जबकि 14,781 मरीजों को डिस्चार्ज कर दिया गया है। इसमें रियासत के 306 मरीजों की मौत के आदद शुमार को भी शामिल किया गया है। और मुल्क में कोरोना मरीजों की तादाद में लगातार इजाफा हो रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटों में 22,252 कोरोना के नए केस सामने आए हैं। वहीं गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना से मौत का आंकड़ा आपको बताएं तो 467 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। हालांकि 24 घंटों में 15,565 कोरोना के मरीज ठीक हुए हैं। अगर पूरे मुल्क की बात की जाए तो अब तक 4,39,998 कोरोना के मरीज ठीक हो चुके हैं। 20,160 मरीज मुल्क में अब तक कोरोना से जिंदगी की जंग हार चुके हैं। 2,59,000
4,557 कोरोना के अभी भी पॉजिटिव या फिर यूं कहिए एक्टिव केस हैं। आपको बता दें कि मुल्क में कोरोना मरीजों की तादाद 7 लाख के पार पहुंच गई है। कोरोना मरीजों का आदतशुमार 7,19,665 हो गया है। कोरोना मामले में हिंदुस्तान ने रूस को पीछे छोड़ दिया है और अब तीसरे नंबर पर पहुंच गया है। और यौम आज़ादी के मौके पर बेंगलोर के लालबाग फ्लावर शो को कैंसिल करने की खबर है। गुज़िश्ता दिनों इसका इफ्तिताह सीएम येदियुरप्पा के हाथों हुआ था। रियासत में बढ़ रहे कोरोना के मामलों की वजह से सयाहों की नज़रअंदाजी के बाद ये फैसला लिया गया है या लिया जा सकता है। यौम जमहूरिया से 2 महीने पहले ही शुरू हुए आ रहे इस तकरीब को 21 जून को खोला गया, लेकिन यहाँ बहुत कम लोग आ रहे हैं। कोविड-19 की वजह से अवामी भीड़ पर कंट्रोल करने की सभी तैयारियां हो चुकी हैं, लेकिन खुद ही लोगों को अब भीड़ भाड़ की जगह पर जाना पसंद नहीं है। कोई प्रिपरेशन अभी तक नहीं किया है क्योंकि गवर्नमेंट लेवल में कोई डिसीजन अभी तक नहीं लिया है। बट आपको पता है ना, कोविड का प्रॉब्लम है, तो इसलिए अभी तक कोई प्रिपरेशन नहीं स्टार्ट किया है। एंड कोई फ्लावर शो करने के पहले 3 महीने तक प्रिपरेशन चलता है। सो अभी तो 1 महीने है बाकी, तो अभी तक कोई प्रिपरेशन अभी तक नहीं लिया। 3 महीने मतलब नया सीडलिंग सब लगा? यस, नई सीडलिंग्स। वो फूल का जो है ना एनुअल्स रहता है, वो फूल का 3 महीने लगता है वो आने के लिए। सो सीड्स परचेज करते हैं और सीडलिंग्स ले आते हैं पुणे से, सब लेके और पॉट्स सब प्रिपरेशन करना पड़ता है, तो वो नहीं स्टार्ट किया है अभी तक। और फिलहाल के लिए सलाम दक्कन में इतना ही।